स्वागत है एक बार फिर से आपका। बातचीत हो रही है फ्रीबीज की, चुनाव जीतने का एक सटीक फार्मूला। अच्छा, इस बार अपने दर्शकों को और आप सभी पैनलिस्ट को एक अच्छी खबर बता दूं। हायरिंग का मतलब नौकरियों का एक आंकड़ा अभी मेरे पास आया है। उसमें दिखाया गया है कि अक्टूबर 21 में 43% की ग्रोथ है जॉब क्रिएशन में, और ये 2019 के अक्टूबर यानी प्री पैंडेमिक के मुकाबले 19% ज़्यादा है। तो ये अच्छी खबर है, नौकरियां निकल के आ रही हैं। चलिए वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पे। तो इन भाई, जहाँ से राजपूत जी ने ख़त्म किया तो वहीं से आप शुरू करिए कि ये परंपरा अब टूटनी चाहिए। बिल्कुल टूटनी तो चाहिए। मैं बार बार सुन रहा था कि सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार जो मुफ्त में राशन सरकार ने बांटा है पिछले 6 महीने से, उस पर सवाल उठाए जा रहे थे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जेन्युइन जरूरत थी। अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाएं तो इस राहत की वजह से उनको महफूज रखा गया था, सुरक्षित रखा गया था पिछले 6 महीने से, और अब वो समाप्त हो रहे हैं। अगर आप 2014 से 19 के बीच देखें, हमारी फिस्कल डेफिसिट जो है 4 से लेकर 4.5% थी। वो सबसे बेहतरीन जो था फिस्कल मैनेजमेंट था। अगर अभी वो बिगड़ी है तो वो एक जेन्युइन नीड थी। हम स्वयं जो है, जैसा कि मेरे मित्र गुप्ता जी भी कह रहे थे, हम स्वयं चाहते हैं कि लोगों की आदतें बदले। और जब लोगों ने एलपीजी पर सब्सिडी को नहीं स्वीकार किया या सब्सिडी छोड़ने के लिए तैयार हुए थे, वो सबसे बड़ा प्रमाण था इस बात का कि देश बदल रहा है। अगर पिछले यूपी के चुनाव से ठीक पहले हमने डिमोनेटाइजेशन किया, वो एक बहुत बड़ा रिस्क हमने लिया था, लोगों को परेशानियां हुई। उसके बाद भी लोग जब हमें वोट करते हैं तो लोगों की आदतें बदल रही हैं। और आप किसी से भी पूछें, मूल तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है। तो आप तो जो भाई ये कह रहे हैं कि अभी आसन्न यूपी चुनाव में कोई फ्रीबी का ऐलान नहीं करेगी आपकी पार्टी? मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, पूरी तरह से ये अपेक्षा रखना कि ये समाप्त हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बदलते बदलते भी लोगों की आदतें बदलने में समय लगता है। लेकिन अगर कोई पार्टी जेन्युइनली उस दिशा में प्रयास कर रही है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। मैं ये कह रहा हूं। ये दावा तो सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। अपने आम आदमी पार्टी तो दावा ही नहीं कर सकती है। नहीं, आम आदमी पार्टी का तो उसका तो फार्मूला बन गया है। तो वो मैं तो कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी आगे इस पर चर्चा करे। मैं जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में कितनी तरक्की हो गई है उससे। हमको एजुकेट करो आके, आप बताओ मेरे को डेटा लेके आके कि दिल्ली में हमने ये बदल डाला फ्रीबीज के चक्कर में, और अब गोवा और उत्तराखंड और पंजाब में बदलने की। अपने मेहमानों के पास चलते सर, समय कम है। राजपूत जी आऊँगा, आपके पास भी आऊँगा, आप चिंता न करें, भी समय है। छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। देखिए, कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि जिसको आप स्कूटी देना चाहते हैं, जिसको आप फ्री राशन दे रहे हैं, उसकी नीड नहीं है। नीड है तभी तो आप दे रहे हैं उसको, तभी वो ले भी रहा है। लेकिन इस नीड के बीच में जो एक दिक्कत खड़ी हो गई है कि वो आप उसका इंटेंट जो है आपका, वो इलेक्शन विनिंग है। उसका इंटेंट उसकी मदद करके उसको खड़ा करने का नहीं है। इसीलिए चर्चा हम इस पे कर रहे हैं, अदरवाइज हम चर्चा नहीं करते। नीडी को तो आप कुछ भी दीजिए। वकील साहब बताइए, दिल्ली में क्या बदल गया है? 8 साल, कितने साल हो गए आपकी सरकार तो चल रही बढ़िया वहां पे? नहीं नीरज जी, मैं आपका बिजनेस चैनल है, एक थोड़े छोटे से प्रतीक से मैं समझता हूँ कि पूरी बहस को एक सार्थक मुकाम तक पहुंचाना चाहूंगा कि एक कंपनी है और वो कंपनी बहुत अपने दम पे चलती है, अच्छी सैलरी दे, दिवाली में बोनस दे, शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड दे, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन कंपनी कर्जे में है और कर्जे के बाद दिवाली में बोनस दे और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे और 3 साल बाद वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो क्या ये मॉडल अच्छा है? पंजाब में सिद्धू ने बोला है कि वहां पर पैसे नहीं है, 5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में हैं, फिर भी आप दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील वाले रसोइयों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। दिल्ली के एमसीडी में अध्यापकों और डॉक्टरों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था में राज्यों के पास पैसे नहीं हैं और फिर बोलते हैं कि हम फ्री का सामान देंगे और 4 साल बाद अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसका मतलब कि जो संविधान का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, जिसमें देश को मजबूत बनाना है समानता, स्वतंत्रता और न्याय के आधार पर, उस मजबूती के लिए जो गवर्नेंस और टैक्सेशन, जो 2 उसके स्तंभ हैं, उन दोनों स्तंभों पर सारे नेता, सारी सरकारें, सारे राजनीतिक दल विफल हो गए। और उस विफलता को ढकने के लिए आप किसी को बोलें कि भाई मैं इसको टॉप करा दूंगा और टॉप नहीं कर पाए और बोर्ड से आप नकली मार्कशीट ले आ दीजिए,
साफ करने की, तो क्या ये ठीक है? न तो इंडस्ट्री को जो उसका टैक्स माफ करने की प्रक्रिया है वो सही है, एनपीए गलत है और फ्री बीज गलत है। ये इसलिए कि ये कमजोरी की निशानी है। 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना गलत नहीं है, लेकिन 80 करोड़ लोग फ्री के राशन के लिए मोहताज हैं। यह नेताओं की विफलता की कहानी है। और सतीश जी ने बिल्कुल सही कहा कि टेक्नोलॉजी का जो नया सेक्टर है, उस सेक्टर में जो ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ में हम उसको टैक्स नहीं लगा पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था में मंदी है। प्रश्न इस बात का है कि अगर आपके पास पैसे हैं आप दीजिए, लेकिन पैसे नहीं है तो कर्जा लेके मर जा। मैं समझता हूं ये समाज के लिए भी, अर्थव्यवस्था के लिए भी, देश के लिए, तीनों के लिए अच्छी बात नहीं है। वकील साहब, सतीश जी ने जो बात कही ना, जो टैक्स वाली बात है, अभी क्या है, देखिए इसमें किसी राजनीतिक दल या किसी की बात नहीं है, एक जनरल बात हम लोग इस चर्चा में ला रहे हैं कि आप किसी एक सेगमेंट पे बहुत ज्यादा टैक्स भी नहीं कर सकते हैं, वो भी चुभने लगता है फिर कि हम ही ने ठेका ले रखा है क्या पूरे देश को खिलाने का, कि आप जहां मिल रहा है वहीं से आप कोई एक ऐसा सेगमेंट तो नहीं हो सकता जिसमें कोई भी टैक्स नहीं लगाए आप। वहां लीजिए ना, वो वहां लेंगे तो वहां तो वोट कट जाएंगे ना, वहां कैसे लेंगे? कोई टैक्स नहीं लगाए, वहां कैसे लेंगे? वहां वोट कटेंगे, वहां नहीं लेंगे हम। अरे नहीं सर, बहुत सारी चीजों टेक्नोलॉजी की, डिजिटल की जो नई इकोनॉमी है सर, डिजिटल पे कहां, किस पे नहीं लग रहा बताइए, कहां नहीं लग रहा टैक्स? नीरज जी, डिजिटल की इकोनॉमी पे 20 लाख करोड़ के कारोबार पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। कौन सा सेगमेंट? आप उसकी बात करने लगे क्या? व्हाट्सएप, गूगल की, अब उस पर बन रहा है कानून, एक 15% वाला कानून ग्लोबली बन रहा है, लगेगा कंपनी कहां की है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन मौजूदा सिस्टम में आप देखिए ना, जहां से मिल रहा वहीं से और ले रहे हैं। घूम फिर के जो फ्रीबीज, ये सब्सिडीज है, ये वहीं से जाता है। तो ये कैसा वाइशियस सर्कल बन गया, इसीलिए गवर्नेंस और टैक्सेशन फेल हो गया। सतीश जी, कैसे कैसे ये समस्या से मुश्किल मिलेगी यार? लेकिन आप तो मान रहे हैं कि चलता रहना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चलता रहना चाहिए, नौबत क्यों आई चलने की, ये है ज्यादा दिक्कत। मेरा ये मानना है कि आपको आर्थिक सामाजिक नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। वो स्क्यूड तो नहीं है। अगर बुनियादी जरूरत है एम्पावरमेंट के लिए, समय सीमा अवधि तय करिए। रिजर्वेशन का भी तय हुआ था 1950 में 10 साल के लिए, कुछ नहीं हो पाया। उससे कितना एम्पावरमेंट हुआ, वो सारे विश्लेषण की बात है। तो मदद तो आपको बुनियादी क्षेत्र में मजबूरी में करनी पड़ रही है, करनी पड़ेगी। जिस देश में स्कूल राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फूड है, मिड डे मील पे चलता है, ये बुनियादी है, क्योंकि बाकी चीजों पे आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है परिवर्तन करने में, अगर आपको दिक्कत हो रही है परिवर्तन करने में, तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी 2-2 महीने पे आ जाती है, एमपीसी की मीटिंग हो जाती है, ये सारी जो चीजें हैं, वो हम उस टेक्निकल में नहीं ज्यादा, वो आप लोग के लिए है। ये जो बिजनेस की आप अपने चैनल पे बात करते रहते हैं, उसमें ये सारी चीजें आप उठा रही है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो तो मान लिया गया है कि इकोनॉमिक मॉडल यही है, जीडीपी है, फिस्कल डेफिसिट है, फलाना है, ठिकाना है, 74 तरह की चीजें। उसमें आम आदमी है कहां, ये बताइए, और सारी पार्टियों से पूछिए, और वो नहीं है तो आपको देना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। क्योंकि आपका, अगर मान लीजिए 2000 में आप बेसिक फोन आज नहीं लाके दीजिएगा लोगों को, तो आपका बिकेगा नहीं साहब। देखिए, नहीं बिकेगा सतीश जी, बिकेगा तो उसकी चार्जिंग नहीं होगी, उसकी डेटा नहीं मिलेगी, आप उसके बाद फेंक देगा वो। फिर वो आप देखिएगा, अभी एक तस्वीर आई थी कि एलपीजी लोग बेच दे रहे हैं। सतीश जी, लेकिन ये अगर बहुत ही आप तो एलपीजी की सब्सिडी भी सदियों की डिबेट चल रही है, सब्सिडी भी देयर इज नो फ्री लंच। एपीएल का राशन कार्ड भी अब नहीं मिलता है, एपीएल का राशन कार्ड अब नहीं है। सतीश जी, तो बदलता है चीज। आप सुनिए ना सर, एक बहुत विवादित लाइन है, देयर इज नो फ्री लंच। अब इस पे बहुत डिवाइड होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैसे हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। उससे जूझना ही तो हमारा काम है। मैं बार-बार ये कह रहा हूं, इंडस्ट्रीज है उनको रोजगार से लिंक कीजिए ना, तो रोजगार कर तो से लिंक करवाइए। कितने रोजगार दिए साल भर में, कितने दिए, कितना उनको बेनिफिट मिला, कितना डिपार्टमेंट मिला, कितने मोरेटोरियम मिली, कितनी रीशेड्यूलिंग हुई। तो रीशेड्यूलिंग के बाद वो जॉब देना, अभी मैंने आपको पढ़ के बताया कि 43% की दर से ग्रोथ हुई। अरे वो फॉर्मल सेक्टर के जॉब हैं नीरज जी, आप चैनल में बैठे हो वहां की बात कर रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर के। आइए मेरे मार्केट में, जहां पिछले साल 50 दुकानें लगी थी, एक इंच के लिए लड़ाई हो रही है, 250 दुकानें लगी हुई है। सर सुनिए ना, आप मेरी बात तो